वेल्स, मुझसे मिलने के लिए सहमत होने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, श्रीमान स्टालिन। मैं हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में था। मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ लंबी बातचीत की और यह पता लगाने की कोशिश की कि उनके प्रमुख विचार क्या थे। अब मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप दुनिया को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। स्टालिन, इतना भी नहीं। वेल्स, मैं एक आम आदमी की तरह दुनिया भर में घूमता हूँ और एक आम आदमी की तरह देखता हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। स्टालिन, आप जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति आम आदमी नहीं हैं। बेशक इतिहास ही बता सकता है कि यह या वह सार्वजनिक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण रहा है। सभी घटनाओं में आप दुनिया को एक आम आदमी के रूप में नहीं देखते हैं। वेल्स, मैं विनम्रता का दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं दुनिया को आम आदमी की नज़र से देखने की कोशिश करता हूँ, न कि किसी पार्टी के राजनेता या जिम्मेदार प्रशासक के तौर पर। संयुक्त राज्य अमेरिका की मेरी यात्रा ने मेरे मन को उत्साहित कर दिया। पुरानी वित्तीय दुनिया ढह रही है, देश के आर्थिक जीवन को नए ढंग से पुनर्गठित किया जा रहा है। लेनिन ने कहा, हमें व्यापार करना सीखना चाहिए, ये पूंजीपतियों से सीखना चाहिए। आज पूंजीपतियों को आपसे सीखना होगा, समाजवाद की भावना को समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वह एक गहन पुनर्गठन है, योजनाबद्ध यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण है। आप और रूजवेल्ट दो अलग अलग शुरुआती बिंदुओं से शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या मॉस्को और वाशिंगटन के बीच विचारों का कोई रिश्ता? विचारों का रिश्ता नहीं है। वाशिंगटन में मैं उसी चीज से दंग रह गया जिसे मैं यहाँ होते हुए देख रहा हूँ। वे कार्यालय बना रहे हैं, वे कई राज्य विनियमन निकाय बना रहे हैं, वे लंबे समय से आवश्यक सिविल सेवा का आयोजन कर रहे हैं। उनकी जरूरत आपकी तरह निर्देशात्मक क्षमता है। स्टालिन, संयुक्त राज्य अमेरिका उस उद्देश्य से भिन्न लक्ष्य का पीछा कर रहा है जिसे हम यूएसएसआर में अपना रहे हैं। अमेरिकी जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वह आर्थिक परेशानियों से, आर्थिक संकट से उत्पन्न हुआ है। अमेरिकी आर्थिक आधार को बदले बिना निजी पूंजीवादी गतिविधि के आधार पर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे मौजूदा आर्थिक व्यवस्था की बर्बादी, उससे होने वाले नुकसान को कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पुराने नष्ट हो चुके आर्थिक आधार के स्थान पर एक बिल्कुल अलग, एक नया आर्थिक आधार बनाया गया है। भले ही जिन अमेरिकियों का आप उल्लेख कर रहे हैं वे आंशिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यानी इन नुकसानों को कम से कम कर दें, वे मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में निहित अराजकता की जड़ों को नष्ट नहीं करेंगे। वे उस आर्थिक व्यवस्था को संरक्षित कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से उत्पादन में अराजकता की ओर ले जाएगी, और ले ही नहीं सकती। इस प्रकार अधिक से अधिक यह मामला समाज के पुनर्गठन का नहीं, पुरानी सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने का नहीं, जो अराजकता और संकट को जन्म देती है, बल्कि इसकी कुछ जातियों को सीमित करने का होगा। व्यक्तिपरक रूप से शायद ये अमेरिकी सोचते हैं कि वे समाज का पुनर्गठन कर रहे हैं, हालांकि वस्तुनिष्ठ रूप से वे समाज के वर्तमान आधार को संरक्षित कर रहे हैं। इसलिए वस्तुगत दृष्टि से समाज का पुनर्गठन नहीं होगा, न ही नियोजित अर्थव्यवस्था होगी। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास करती है। आइए मान लें कि पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखते हुए बेरोजगारी को एक निश्चित न्यूनतम तक कम करना संभव है। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पूंजीपति कभी भी बेरोजगारी के पूर्ण उन्मूलन, बेरोजगारों की आरक्षित सेना को समाप्त करने पर सहमत नहीं होगा, जिसका उद्देश्य सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए श्रम बाजार पर दबाव बनाना है। यहाँ आपके पास बुर्जुआ समाज की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में से एक किराया है। इसके अलावा नियोजित अर्थव्यवस्था उद्योग की उन शाखाओं में बढ़े हुए उत्पादन को मानती है जो उन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनकी लोगों को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। लेकिन आप जानते हैं कि पूंजीवाद के तहत उत्पादन का विस्तार पूरी तरह से अलग उद्देश्यों के लिए होता है। पूंजी अर्थव्यवस्था की उन शाखाओं में प्रवाहित होती है जिनमें लाभ की दर सबसे अधिक होती है। आप कभी भी किसी पूंजीपति को खुद को नुकसान उठाने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाभ की कम दर पर सहमत होने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। पूंजीपतियों से छुटकारा पाए बिना, उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति के सिद्धांत को समाप्त किए बिना नियोजित अर्थव्यवस्था का निर्माण असंभव है। वेल्स, आपने जो कुछ कहा है मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अगर पूरा देश नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाता है, अगर सरकार धीरे धीरे कदम दर कदम लगातार इस सिद्धांत को लागू करना शुरू कर देती है, तो वित्तीय कुलीन तंत्र अंततः समाप्त हो जाएगा और समाजवाद, शब्द के एंग्लो सैक्सन अर्थ में, लाया जाएगा।
रूजवेल्ट के न्यू डील के विचारों का प्रभाव सबसे शक्तिशाली है और मेरी राय में ये समाजवादी विचार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में हमें दो दुनियाओं के बीच दुश्मनी पर जोर देने के बजाय सभी रचनात्मक ताकतों के लिए एक आम भाषा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। स्टालिन पूंजीवाद के आर्थिक आधार को संरक्षित करते हुए नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को साकार करने की असंभवता की बात करते हुए, मैं रूजवेल्ट के उत्कृष्ट व्यक्तिगत गुणों, उनकी पहल, साहस और दृढ़ संकल्प को कम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता। निस्संदेह रूजवेल्ट समकालीन पूंजीवादी दुनिया के सभी कर्णधारों के बीच सबसे मजबूत शख्सियतों में से एक हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मेरी यह धारणा कि पूंजीवाद की परिस्थितियों में नियोजित अर्थव्यवस्था असंभव है, का मतलब यह नहीं है कि मुझे राष्ट्रपति रूजवेल्ट की व्यक्तिगत क्षमताओं, प्रतिभा और साहस के बारे में कोई संदेह है। लेकिन अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो सबसे प्रतिभाशाली कप्तान उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से, निश्चित रूप से, पूंजीवाद की स्थितियों के तहत उस लक्ष्य की ओर, जिसे आप एंग्लो सैक्सन शब्द के अर्थ में समाजवाद कहते हैं, धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ने की संभावना को रोका नहीं गया है। लेकिन यह समाजवाद क्या होगा? सबसे अच्छे रूप में, कुछ हद तक अंकुश लगाते हुए, पूंजीवादी लाभ के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों पर सबसे अधिक बेलगाम, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनियमन के सिद्धांत के अनुप्रयोग में कुछ वृद्धि हुई। ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही रूजवेल्ट या समकालीन बुर्जुआ दुनिया का कोई अन्य कप्तान पूंजीवाद की नींव के खिलाफ कुछ गंभीर कदम उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे अनिवार्य रूप से पूरी हार का सामना करना पड़ेगा। बैंक, उद्योग, बड़े उद्यम, बड़े खेत रूजवेल्ट के हाथों में नहीं हैं। ये सभी निजी संपत्ति हैं। रेल मार्ग, व्यापारिक बेड़ा, ये सभी निजी मालिकों के हैं। और अंततः कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों की सेना, ये भी रूजवेल्ट के आदेश पर नहीं है, वे निजी मालिकों के आदेश पर हैं। वे सभी निजी मालिकों के लिए काम करते हैं। हमें बुर्जुआ दुनिया में राज्य के कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। राज्य एक संस्था है जो देश की रक्षा का आयोजन करती है, व्यवस्था के रखरखाव का आयोजन करती है, ये कर एकत्र करने का एक उपकरण है। पूंजीवादी राज्य शब्द के सही अर्थों में अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करता है, उत्तरार्ध राज्य के हाथ में नहीं है। इसके विपरीत, राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हाथों में है। इसीलिए मुझे डर है कि अपनी सारी ऊर्जाओं और क्षमताओं के बावजूद रूजवेल्ट आपके द्वारा बताए गए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यदि वास्तव में वह उनका लक्ष्य है। शायद कई पीढ़ियों के दौरान इस लक्ष्य तक कुछ हद तक पहुंचना संभव हो सकेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि यह भी बहुत संभव नहीं है। वेल्स, शायद मैं राजनीति की आर्थिक व्याख्या में आपसे अधिक दृढ़ता से विश्वास करता हूं। समुदाय के बेहतर कामकाज के लिए, यानी समाजवाद के लिए बेहतर संगठन की दिशा में चलने वाली बड़ी ताकतों को आविष्कार और आधुनिक विज्ञान द्वारा कार्रवाई में लाया गया है। संगठन और व्यक्तिगत कार्रवाई का विनियमन सामाजिक सिद्धांतों के बावजूद यांत्रिक आवश्यकताएं बन गए हैं। यदि हम बैंकों के राज्य नियंत्रण से शुरू करते हैं और फिर परिवहन, सामान्य रूप से उद्योग के भारी उद्योगों, वाणिज्य आदि के नियंत्रण का अनुसरण करते हैं, तो ऐसा सर्वव्यापी नियंत्रण सभी शाखाओं के राज्य के स्वामित्व के बराबर होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ये समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। समाजवाद और व्यक्तिवाद काले और सफेद की तरह एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इनके बीच कई मध्यवर्ती चरण होते हैं। एक व्यक्तिवाद है जो लूटपाट की सीमा पर है, और एक अनुशासन और संगठन है जो समाजवाद के समकक्ष है। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत काफी हद तक अर्थव्यवस्था के आयोजकों, कुशल तकनीकी बुद्धिजीवियों पर निर्भर करती है, जिन्हें कदम दर कदम संगठन के समाजवादी सिद्धांतों में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संगठन समाजवाद से पहले आता है। यह अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। संगठन के बिना समाजवादी विचार मात्र एक विचार है। स्टालिन, व्यक्तिगत और सामूहिक के बीच, व्यक्तिगत व्यक्ति के हितों और सामूहिक के हितों के बीच कोई असंगत विरोधाभास नहीं है, नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामूहिकता, समाजवाद इनकार नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के साथ जोड़ता है। समाजवाद स्वयं को व्यक्तिगत हितों से अलग नहीं कर सकता। समाजवादी समाज ही इन व्यक्तिगत हितों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। उससे भी अधिक, समाजवादी समाज ही व्यक्ति के हितों की मजबूती से रक्षा कर सकता है। इस अर्थ में व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच कोई अपूरणीय विरोधाभास नहीं है। लेकिन क्या हम वर्गों के बीच, संपत्तिवान वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मेहनतकश वर्ग, सर्वहारा वर्ग के बीच अंतर से इनकार कर सकते हैं? एक ओर हमारे पास संपत्तिवान वर्ग है जो बैंकों, कारखानों, खदानों, परिवहन, उपनिवेशों में बागानों का मालिक है।
ये लोग अपने हितों, मुनाफे की चाहत के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। वे सामूहिक की इच्छा के अधीन नहीं होते, वे प्रत्येक समूह को अपनी इच्छा के अधीन करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर हमारे पास गरीबों का वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिसके पास न तो कारखाने हैं, न काम धंधे हैं, न ही बैंक हैं, जो अपनी श्रम शक्ति पूंजीपतियों को बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर है, जिसके पास अपनी सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर नहीं है। ऐसे विपरीत हितों और प्रयत्नों में कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है? जहां तक मेरी जानकारी है, रूजवेल्ट इन हितों के बीच सुलह का रास्ता ढूंढने में सफल नहीं हुए हैं, और यह असंभव है, जैसा कि अनुभव से पता चला है। संयोग से आप संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गया हूं और मैं अमेरिकी मामलों को मुख्य रूप से साहित्य से देखता हूं। लेकिन मुझे समाजवाद के लिए लड़ने का कुछ अनुभव है, और यह अनुभव मुझे बताता है कि यदि रूजवेल्ट पूंजीवादी वर्ग की कीमत पर सर्वहारा वर्ग के हितों को संतुष्ट करने का वास्तविक प्रयास करते हैं, तो पूंजीवादी वर्ग उनके स्थान पर किसी अन्य राष्ट्रपति को नियुक्त करेगा। पूंजीपति कहेंगे, राष्ट्रपति आते हैं और राष्ट्रपति जाते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए चलते रहते हैं। यदि यह या वह राष्ट्रपति हमारे हितों की रक्षा नहीं करता है, तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। राष्ट्रपति पूंजीपति वर्ग की इच्छा का क्या विरोध कर सकता है? वेल्स, मुझे मानव जाति के गरीब और अमीर के इस सरलीकृत वर्गीकरण पर आपत्ति है। बेशक ऐसे लोगों की एक श्रेणी है जो केवल लाभ के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को पश्चिम में भी उतना ही उपद्रवी नहीं माना जाता जितना कि यहाँ? क्या पश्चिम में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनके लिए लाभ कोई अंत नहीं है, जिनके पास एक निश्चित मात्रा में धन है, जो निवेश करना चाहते हैं और इस निवेश से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो इसे मुख्य उद्देश्य नहीं मानते हैं? वे निवेश को एक असुविधाजनक आवश्यकता मानते हैं। क्या बहुत सारे सक्षम और समर्पित इंजीनियर, अर्थव्यवस्था के आयोजक नहीं हैं, जिनकी गतिविधियां लाभ के अलावा किसी अन्य चीज से प्रेरित होती हैं? मेरी राय में सक्षम लोगों का एक असंख्य वर्ग है जो स्वीकार करता है कि वर्तमान व्यवस्था असंतोषजनक है और जो भविष्य के समाजवादी समाज में एक महान भूमिका निभाने के लिए नियत है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैं बहुत अधिक सक्रिय रहा हूं और मैंने इंजीनियरों, वायुसैनिकों, सैन्य तकनीकी लोगों आदि के व्यापक समूहों के बीच समाजवाद और सर्वदेशीयवाद के पक्ष में प्रचार करने की आवश्यकता के बारे में सोचा है। इन क्षेत्रों में दो दृष्टिकोण से संपर्क करना बेकार है। वर्ग युद्ध प्रचार को ट्रैक करें। ये लोग दुनिया के हालात को समझते हैं। वे समझते हैं कि यह एक खूनी गड़बड़ है, लेकिन वे आपके साधारण वर्ग युद्ध विरोध को बकवास मानते हैं। स्टालिन, आप मानव जाति के अमीर और गरीब में सरलीकृत वर्गीकरण पर आपत्ति करते हैं। निस्संदेह एक मध्य स्तर है, तकनीकी बुद्धिजीवी वर्ग है जिसका आपने उल्लेख किया है और जिनके बीच बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार लोग हैं। उनमें बेईमान और दुष्ट लोग भी हैं। उनमें हर तरह के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले मानव जाति अमीर और गरीब, संपत्ति के मालिकों और शोषित में विभाजित है, और स्वयं को इस मूलभूत विभाजन से तथा गरीब और अमीर के बीच के विरोध से अलग करने का अर्थ है स्वयं को मूल तथ्य से अलग करना। मैं मध्यवर्ती मध्य स्तर के अस्तित्व से इनकार नहीं करता, जो या तो इन दो परस्पर विरोधी वर्गों में से एक या दूसरे का पक्ष लेता है, या फिर इस संघर्ष में तटस्थ या अर्धतटस्थ स्थिति लेता है। लेकिन मैं दोहराता हूं, समाज में इस बुनियादी विभाजन और दो मुख्य वर्गों के बीच बुनियादी संघर्ष से खुद को अलग करने का मतलब तथ्यों को नजरअंदाज करना है। संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। परिणाम सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वेल्स, लेकिन क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो गरीब नहीं हैं, लेकिन जो काम करते हैं और उत्पादक रूप से काम करते हैं? स्टालिन, बेशक छोटे जमींदार, कारीगर, छोटे व्यापारी हैं, लेकिन ये वे लोग नहीं हैं जो किसी देश का भाग्य तय करते हैं, बल्कि मेहनतकश जनता है जो समाज के लिए आवश्यक सभी चीजों का उत्पादन करती है। वेल्स, लेकिन पूंजीपति बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं। ऐसे पूंजीपति हैं जो केवल लाभ के बारे में, अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए पुराने मॉर्गन को लें। वह केवल लाभ के बारे में सोचता था, वह समाज के लिए एक परजीवी था, बस उसने केवल धन संचय किया। लेकिन रॉकफेलर को लीजिए, वह एक शानदार आयोजक हैं, उन्होंने अनुकरणीय तेल वितरण को व्यवस्थित करने का एक उदाहरण स्थापित किया है। या फोर्ड ले लो, निस्संदेह फोर्ड स्वार्थी है, लेकिन क्या वह तर्कसंगत उत्पादन का एक उत्साही आयोजक नहीं है जिससे आप सबक लेते हैं? मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहूंगा कि हाल ही में अंग्रेजी भाषी देशों में यूएसएसआर के प्रति राय में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसका कारण सबसे पहले जापान की स्थिति और जर्मनी की घटनाएं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से उत्पन्न कारणों के अलावा अन्य कारण भी हैं।
इसका एक और गहरा कारण है कई लोगों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करना कि निजी लाभ पर आधारित व्यवस्था टूट रही है। इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है हमें दो दुनियाओं के बीच की दुश्मनी को सामने नहीं लाना चाहिए, बल्कि जितना संभव हो सके सभी रचनात्मक आंदोलनों, सभी रचनात्मक शक्तियों को एक पंक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमान स्टालिन, मैं आपसे ज्यादा वामपंथियों के पक्ष में हूं। मुझे लगता है कि पुरानी व्यवस्था आपके विचार से कहीं अधिक अपने अंत के करीब है। स्टालिन उन पूंजीपतियों के बारे में बोलते हुए जो केवल लाभ के लिए, केवल अमीर बनने के लिए प्रयास करते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि ये सबसे बेकार लोग हैं जो कुछ और करने में सक्षम नहीं हैं। उनमें से कई के पास निस्संदेह महान आयोजन प्रतिभा है जिसे मैं नकारने का सपना नहीं देखता। हम सोवियत लोग पूंजीपतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। और मॉर्गन, जिनका आप इतना प्रतिकूल वर्णन करते हैं, निस्संदेह एक अच्छे, सक्षम आयोजक थे। लेकिन अगर आपका मतलब ऐसे लोगों से है जो दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हें उन लोगों की श्रेणी में नहीं पा सकेंगे जो ईमानदारी से लाभ के उद्देश्य की सेवा करते हैं। हम और वे विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। आपने फोर्ड का उल्लेख किया। बेशक वह उत्पादन का एक सक्षम आयोजक है, लेकिन क्या आप मजदूर वर्ग के प्रति उनके रवैये को नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि वह कितने मजदूरों को सड़क पर फेंक देता है? पूंजीपति लाभ कमाने के लिए लालायित रहता है और पृथ्वी की कोई शक्ति उसे इससे दूर नहीं कर सकती। पूंजीवाद को समाप्त किया जाएगा उत्पादन के आयोजकों द्वारा नहीं, तकनीकी बुद्धिजीवियों द्वारा नहीं, बल्कि श्रमिक वर्ग द्वारा, क्योंकि उपरोक्त तबके कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं निभाते हैं। इंजीनियर, उत्पादन का आयोजक, उस तरह काम नहीं करता जैसा वह चाहता है, बल्कि जैसा उसे आदेश दिया जाता है वैसा काम करता है, इस तरह से कि वह अपने नियोक्ताओं के हितों की सेवा कर सके। अवश्य ही ये अपवाद है, इस तबके में ऐसे लोग भी हैं जो पूंजीवाद के नशे से जाग चुके हैं। तकनीकी बुद्धिजीवी कुछ शर्तों के तहत चमत्कार कर सकते हैं और मानव जाति को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हम सोवियत लोगों को तकनीकी बुद्धिजीवियों का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है। अक्टूबर क्रांति के बाद तकनीकी बुद्धिजीवियों के एक निश्चित वर्ग ने नए समाज के निर्माण के काम में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस निर्माण कार्य का विरोध किया और तोड़फोड़ की। निर्माण के इस कार्य में तकनीकी बुद्धिजीवियों को लाने के लिए हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे। हमने इस तरह से और उस तरह से कोशिश की। हमारे तकनीकी बुद्धिजीवियों द्वारा नई प्रणाली की सहायता के लिए सक्रिय रूप से सहमत होने से पहले थोड़ा समय भी नहीं बीता। आज इस तकनीकी बुद्धिजीवी वर्ग का सर्वोत्तम वर्ग समाजवादी समाज के निर्माताओं की अग्रिम पंक्ति में है। इस अनुभव के बाद हम तकनीकी बुद्धिजीवियों के अच्छे और बुरे पक्षों को कम करके आंकने से बहुत दूर हैं और हम जानते हैं कि एक ओर यह नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरी ओर ये चमत्कार भी कर सकता है। निस्संदेह यदि एक ही झटके में तकनीकी बुद्धिजीवियों को पूंजीवादी दुनिया से दूर करना संभव होता तो चीजें अलग होती, लेकिन वह यूटोपिया है। क्या ऐसे कई तकनीकी बुद्धिजीवी हैं जो बुर्जुआ दुनिया से अलग होकर समाज के पुनर्निर्माण के लिए काम करने का साहस करेंगे? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड या फ्रांस में इस तरह के बहुत से लोग हैं? नहीं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने नियोक्ताओं से अलग होने और दुनिया का पुनर्निर्माण शुरू करने के इच्छुक होंगे। इसके अलावा क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए राजनीतिक शक्ति का होना जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है मिस्टर वेल्स कि आप राजनीतिक सत्ता के सवाल को बहुत कम आंकते हैं कि यह पूरी तरह से आपकी अवधारणा से बाहर हो जाता है। दुनिया में सबसे अच्छे इरादों के साथ भी वे क्या कर सकते हैं यदि वे सत्ता पर कब्जा करने का सवाल उठाने में असमर्थ हैं और उनके पास शक्ति नहीं है? अधिक से अधिक वे उस वर्ग की मदद कर सकते हैं जो सत्ता पर काबिज है, लेकिन वे स्वयं दुनिया को नहीं बदल सकते। ये केवल एक महान वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है जो पूंजीपति वर्ग का स्थान लेगा और पहले की तरह संप्रभु स्वामी बन जाएगा। ये वर्ग श्रमिक वर्ग है। बेशक तकनीकी बुद्धिजीवियों की सहायता स्वीकार की जानी चाहिए और बदले में बाद वाले की सहायता की जानी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि तकनीकी बुद्धिजीवी स्वतंत्र ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। संसार का परिवर्तन एक महान, जटिल एवं कष्टदायक प्रक्रिया है। इस कार्य के लिए एक महान कक्षा की आवश्यकता है। बड़े जहाज लंबी यात्राओं पर निकलते हैं। वेल्स, हाँ, लेकिन लंबी यात्राओं के लिए एक कप्तान और नाविक की आवश्यकता होती है। स्टालिन, ये सच है, लेकिन लंबी यात्रा के लिए सबसे पहले एक बड़े जहाज की आवश्यकता होती है। जहाज के बिना नाविक कैसा है? एक बेकार आदमी। वेल्स, बड़ा जहाज मानवता है, कोई वर्ग नहीं। स्टालिन, आप, मिस्टर वेल्स, जाहिर तौर पर इस धारणा के साथ शुरुआत करते हैं कि सभी लोग अच्छे हैं। हालांकि मैं यह नहीं भूलता कि बहुत से दुष्ट लोग हैं।
मैं पूंजीपति वर्ग की अच्छाई में विश्वास नहीं करता। वेल्स, मुझे तकनीकी बुद्धिजीवियों के संबंध में कई दशक पहले की स्थिति याद है। उस समय तकनीकी बुद्धिजीवी वर्ग संख्यात्मक रूप से छोटा था, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ था और प्रत्येक इंजीनियर, तकनीशियन और बुद्धिजीवी को अपना अवसर मिला। इसीलिए तकनीकी बुद्धिजीवी वर्ग सबसे कम क्रांतिकारी वर्ग था। हालांकि अब तकनीकी बुद्धिजीवियों की बहुतायत हो गई है और उनकी मानसिकता बहुत तेजी से बदल गई है। वह कुशल व्यक्ति, जो पहले कभी क्रांतिकारी बातें नहीं सुनता था, अब इसमें बहुत रुचि रखता है। हाल ही में मैं हमारी महान अंग्रेजी वैज्ञानिक सोसाइटी रॉयल सोसाइटी के साथ भोजन कर रहा था। राष्ट्रपति का भाषण सामाजिक नियोजन एवं वैज्ञानिक नियंत्रण का भाषण था। 30 साल पहले वे वह नहीं सुनते जो मैं अब उनसे कहता हूँ। आज रॉयल सोसाइटी का मुखिया क्रांतिकारी विचार रखता है और मानव समाज के वैज्ञानिक पुनर्गठन पर जोर देता है। मानसिकता बदलती है। आपके वर्ग युद्ध प्रचार ने इन तथ्यों के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। स्टालिन: हाँ, मैं ये जानता हूं और इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि पूंजीवादी समाज अब चरमरा गया है। पूंजीपति तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं जो इस वर्ग की गरिमा के अनुकूल हो, इस वर्ग के हितों के अनुकूल हो। वे कुछ हद तक अपने हाथों और घुटनों के बल संकट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जो उन्हें सिर ऊंचा करके संकट से बाहर निकलने में सक्षम बनाए, एक ऐसा रास्ता जो पूंजीवाद के हितों को मूल रूप से परेशान नहीं करेगा। ये निस्संदेह तकनीकी बुद्धिजीवियों के व्यापक हलकों द्वारा महसूस किया गया है। इसका एक बड़ा वर्ग उस वर्ग के उन लोगों के साथ अपने हितों के समुदाय को समझने लगा है जो अपराध बोध से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने में सक्षम है। वेल्स: श्रीमान स्टालिन, आप सभी लोग व्यवहारिक पक्ष से क्रांतियों के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। क्या जनता कभी बढ़ती है? क्या ये स्थापित सत्य नहीं है कि सभी क्रांतियां अल्पमत द्वारा की जाती हैं? स्टालिन: क्रांति लाने के लिए एक अग्रणी क्रांतिकारी अल्पसंख्यक की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे प्रतिभाशाली, समर्पित और ऊर्जावान अल्पसंख्यक असहाय होगा यदि वह कम से कम लाखों लोगों के निष्क्रिय समर्थन पर भरोसा नहीं करेगा। वेल्स: कम से कम निष्क्रिय, शायद अवचेतन। स्टालिन: आंशिक रूप से अर्ध सहज और अर्धचेतन भी, लेकिन लाखों लोगों के समर्थन के बिना सर्वश्रेष्ठ अल्पसंख्यक नपुंसक है। वेल्स: मैं पश्चिम में कम्युनिस्ट प्रचार देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक परिस्थितियों में ये प्रचार बहुत पुराने जमाने का लगता है, क्योंकि यह विद्रोही प्रचार है। सामाजिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने के पक्ष में प्रचार तब बहुत अच्छा था जब यह अत्याचार के खिलाफ निर्देशित था। लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में जब व्यवस्था किसी भी तरह ढह रही है, तो दक्षता पर, योग्यता पर, उत्पादकता पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि विद्रोह पर। मुझे ऐसा लगता है कि विद्रोही नोट अप्रचलित है। पश्चिम में साम्यवादी प्रचार रचनात्मक विचारधारा वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब है। स्टालिन: निस्संदेह पुरानी व्यवस्था टूट रही है और सड़ रही है। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि इस मरती हुई व्यवस्था को बचाने के लिए हर तरीके से नए नए प्रयास हो रहे हैं। आप एक सही अभिधारणा से गलत निष्कर्ष निकालते हैं। आपने ठीक ही कहा है कि पुरानी दुनिया टूट रही है, लेकिन आपका ये सोचना गलत है कि यह अपने आप टूट रहा है। नहीं, एक सामाजिक व्यवस्था का दूसरे से प्रतिस्थापन एक जटिल और लंबी क्रांतिकारी प्रक्रिया है। ये केवल एक सहज प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक संघर्ष है। ये वर्गों के टकराव से जुड़ी एक प्रक्रिया है। पूंजीवाद सड़ रहा है, लेकिन इसकी तुलना केवल उस पेड़ से नहीं की जानी चाहिए जो इस हद तक सड़ चुका है कि उसे खुद ही जमीन पर गिरना होगा। नहीं, क्रांति, एक सामाजिक व्यवस्था का दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन, हमेशा एक संघर्ष, एक दर्दनाक और क्रूर संघर्ष, एक जीवन और मृत्यु का संघर्ष रहा है। और हर बार जब नई दुनिया के लोग सत्ता में आए तो उन्हें पुरानी दुनिया द्वारा बलपूर्वक पुरानी शक्ति को बहाल करने के प्रयासों के खिलाफ खुद का बचाव करना पड़ा। नई दुनिया के इन लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। नई व्यवस्था पर पुरानी दुनिया के हमलों को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था टूट रही है, लेकिन यह अपने आप नहीं टूट रहा है। उदाहरण के लिए फांसीवाद को लीजिए। फांसीवाद एक प्रतिक्रियावादी शक्ति है जो हिंसा के माध्यम से पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। फासिस्टों के साथ आप क्या करेंगे? उनसे बहस करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होगा। कम्युनिस्ट हिंसा के तरीकों को बिल्कुल भी आदर्श नहीं मानते, लेकिन वे कम्युनिस्ट आश्चर्यचकित नहीं होना चाहते। वे पुरानी दुनिया की स्वेच्छा से मंच से चले जाने पर भरोसा नहीं कर सकते। वे देखते हैं कि पुरानी व्यवस्था हिंसक रूप से अपना बचाव कर रही है, और इसलिए कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग से कहते हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से दें,
पुराने मरते हुए आदेश को आपको कुचलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें, इसे अपने हाथों पर हथकंडे डालने की अनुमति न दें, जिन हाथों से आप पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कम्युनिस्ट एक सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी सामाजिक व्यवस्था को केवल एक सहज और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल, लंबी और हिंसक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। कम्युनिस्ट तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वेल्स, लेकिन देखो पूंजीवादी दुनिया में अब क्या चल रहा है। पतन कोई साधारण बात नहीं है, ये प्रतिक्रियावादी हिंसा का प्रकोप है जो गैंगस्टरवाद में बदल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रतिक्रियावादी और मूर्खतापूर्ण हिंसा के साथ संघर्ष की बात आती है, तो समाजवादी कानून की अपील कर सकते हैं और पुलिस को दुश्मन मानने के बजाय उन्हें प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन करना चाहिए। मेरा मानना है कि पुराने विद्रोही समाजवाद के तरीकों से काम करना बेकार है। स्टालिन, कम्युनिस्ट खुद को समृद्ध ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित करते हैं जो सिखाता है कि अप्रचलित वर्ग स्वेच्छा से इतिहास के मंच को नहीं छोड़ते हैं। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के इतिहास को याद करें। क्या बहुतों ने यह नहीं कहा कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई है? लेकिन फिर भी क्या इसे बलपूर्वक कुचलने के लिए क्रॉमवेल की आवश्यकता नहीं थी? वेल्स, क्रॉमवेल ने संविधान के आधार पर और संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर कार्य किया। स्टालिन, संविधान के नाम पर उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, राजा का सिर काट दिया, संसद को तितर-बितर कर दिया, कुछ को गिरफ्तार कर लिया और कुछ के सिर काट दिए। या हमारे इतिहास से एक उदाहरण लें। क्या लंबे समय तक ये स्पष्ट नहीं था कि जारशाही व्यवस्था खत्म हो रही थी, टूट रही थी? लेकिन इसे उखाड़ फेंकने के लिए कितना खून बहाना पड़ा? और अक्टूबर क्रांति के बारे में क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो जानते थे कि केवल हम बोल्शेविक ही एकमात्र सही रास्ता बता रहे थे? क्या ये स्पष्ट नहीं था कि रूसी पूंजीवाद का पतन हो गया था? लेकिन आप जानते हैं कि प्रतिरोध कितना बड़ा था। अक्टूबर क्रांति को आंतरिक और बाहरी सभी दुश्मनों से बचाने के लिए कितना खून बहाना पड़ा था। या 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस को लें। 1789 से बहुत पहले ये कई लोगों को स्पष्ट था कि शाही सत्ता, सामंती व्यवस्था कितनी सड़ चुकी थी। लेकिन एक लोकप्रिय विद्रोह, वर्गों का टकराव, टाला नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि जिन वर्गों को इतिहास के मंच को त्याग देना चाहिए, वे सबसे अंत में आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी भूमिका समाप्त हो गई है। उन्हें इस बात पर यकीन दिलाना नामुमकिन है। वे सोचते हैं कि पुरानी व्यवस्था की जर्जर इमारत की दरारों की मरम्मत की जा सकती है और उन्हें बचाया जा सकता है। यही कारण है कि मरते हुए वर्ग शासक वर्ग के रूप में अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाते हैं और हर उपाय का सहारा लेते हैं। वेल्स, लेकिन महान फ्रांसीसी क्रांति के नेतृत्व में कुछ वकील नहीं थे। स्टालिन, क्या आप क्रांतिकारी आंदोलनों में बुद्धिजीवियों की भूमिका से इनकार करते हैं? क्या महान फ्रांसीसी क्रांति एक वकीलों की क्रांति थी, न कि एक लोकप्रिय क्रांति जिसने विशाल जनसमूह को सामंतवाद के खिलाफ जागृत करके जीत हासिल की और तीसरे एस्टेट के हितों की वकालत की? और क्या महान फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं के वकीलों ने पुराने आदेश के कानूनों के अनुसार कार्य किया? क्या उन्होंने नए, बुर्जुआ क्रांतिकारी कानून लागू नहीं किए? इतिहास का समृद्ध अनुभव ये सिखाता है कि अब तक किसी भी वर्ग ने स्वेच्छा से दूसरे वर्ग के लिए रास्ता नहीं बनाया है। विश्व इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। कम्युनिस्टों ने इतिहास का ये सबक सीख लिया है। कम्युनिस्ट पूंजीपति वर्ग के स्वैच्छिक प्रस्थान का स्वागत करेंगे, लेकिन मामलों का ऐसा मोड़ असंभव है। अनुभव यही सिखाता है। इसीलिए कम्युनिस्ट सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं और मजदूर वर्ग से सतर्क रहने, लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हैं। ऐसा कप्तान कौन चाहता है जो अपनी सेना की सतर्कता को कम कर दे? ऐसा कप्तान जो यह नहीं समझता कि दुश्मन आत्मसमर्पण नहीं करेगा, कि उसे कुचल दिया जाना चाहिए। ऐसा कप्तान होने का मतलब है मजदूर वर्ग को धोखा देना। इसीलिए मैं सोचता हूं कि जो आपको पुराने जमाने का लगता है वह वास्तव में श्रमिक वर्ग के लिए क्रांतिकारी समीचीनता का एक उपाय है। वेल्स, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि बल का प्रयोग करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि संघर्ष के रूपों को मौजूदा कानूनों द्वारा प्रस्तुत अवसरों के जितना करीब संभव हो फिट होना चाहिए, जिन्हें प्रतिक्रियावादी हमलों से बचाया जाना चाहिए। पुरानी व्यवस्था को अव्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को काफी अव्यवस्थित कर रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध विद्रोह अप्रचलित है। पुराने जमाने का संयोग से मैं सच्चाई को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए जानबूझकर अतिशयोक्ति करता हूं। मैं अपना दृष्टिकोण निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं।
सबसे पहले, मैं आदेश के पक्ष में हूँ। दूसरा, मैं वर्तमान व्यवस्था पर उस हद तक हमला करता हूँ जहाँ तक वह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाती। तीसरा, मुझे लगता है कि वर्ग युद्ध का प्रचार केवल उन शिक्षित लोगों को समाजवाद से अलग कर सकता है जिनकी समाजवाद को आवश्यकता है। स्टालिन, एक महान उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक मुख्य शक्ति, एक ढाल, एक क्रांतिकारी वर्ग होना चाहिए। इसके बाद इस मुख्य बल के लिए एक सहायक बल की सहायता की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस मामले में यह सहायक शक्ति वह पार्टी है जिसमें बुद्धिजीवियों की सर्वोत्तम ताकतें शामिल हैं। अभी आपने शिक्षित लोगों के बारे में बात की, लेकिन आपके मन में कौन से शिक्षित लोग थे? क्या 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में और अक्टूबर क्रांति के युग में रूस में पुरानी व्यवस्था के पक्ष में बहुत सारे शिक्षित लोग नहीं थे? पुराने आदेश की सेवा में कई उच्च शिक्षित लोग थे जिन्होंने पुराने आदेश का बचाव किया, जिन्होंने नए आदेश का विरोध किया। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रभाव इसे चलाने वाले हाथों से निर्धारित होता है कि किसे मारा जाना है। निस्संदेह सर्वहारा वर्ग समाजवाद को उच्च शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से सरल लोग सर्वहारा वर्ग को समाजवाद के लिए लड़ने, एक नया समाज बनाने में मदद नहीं कर सकते। मैं बुद्धिजीवियों की भूमिका को कम नहीं आंकता, इसके विपरीत मैं इस पर जोर देता हूं। हालांकि सवाल यह है कि हम किस बुद्धिजीवी वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न प्रकार के होते हैं। वेल्स, शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के बिना कोई क्रांति नहीं हो सकती। दो उदाहरण उद्धृत करना पर्याप्त है। जर्मन गणराज्य का उदाहरण, जिसने पुरानी शिक्षा प्रणाली को नहीं छुआ और इसलिए कभी गणतंत्र नहीं बना, और ब्रिटिश लेबर पार्टी का उदाहरण, जिसमें शैक्षिकी प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन पर जोर देने के दृढ़ संकल्प का अभाव है। स्टालिन, ये सही अवलोकन है। अब मुझे आपके 3 बिंदुओं का उत्तर देने की अनुमति दें। सबसे पहले, क्रांति के लिए मुख्य बात एक सामाजिक सुरक्षा कवच का अस्तित्व है। क्रांति का ये गण मजदूर वर्ग है। दूसरा, एक सहायक शक्ति की आवश्यकता है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। पार्टी में बुद्धिमान कार्यकर्ता और तकनीकी बुद्धिजीवी वर्ग के वे तत्व शामिल हैं जो मजदूर वर्ग से निकटता से जुड़े हुए हैं। बुद्धिजीवी वर्ग तभी मजबूत हो सकता है जब वह मजदूर वर्ग के साथ जुड़ जाए। यदि यह मजदूर वर्ग का विरोध करता है तो ये सिफर बन जाता है। तीसरा, परिवर्तन के लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। नई राजनीतिक शक्ति नए कानून, नई व्यवस्था बनाती है जो क्रांतिकारी व्यवस्था है। मैं किसी भी तरह के आदेश के पक्ष में नहीं हूं। मैं उस आदेश के पक्ष में हूं जो मजदूर वर्ग के हितों के अनुरूप हो। हालांकि यदि पुरानी व्यवस्था के किसी भी कानून का उपयोग नई व्यवस्था के लिए संघर्ष के हित में किया जा सकता है, तो पुराने कानूनों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं आपकी इस धारणा पर आपत्ति नहीं कर सकता कि वर्तमान व्यवस्था पर तब तक हमला किया जाना चाहिए जब तक ये लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती। और अंततः, यदि आप सोचते हैं कि कम्युनिस्ट हिंसा में रुचि रखते हैं तो आप गलत हैं। यदि शासक वर्ग मजदूर वर्ग को रास्ता देने के लिए सहमत हो जाए तो उन्हें हिंसक तरीके छोड़ने में बहुत खुशी होगी। लेकिन इतिहास का अनुभव ऐसी धारणा के खिलाफ बोलता है। वेल्स, हालांकि इंग्लैंड के इतिहास में एक वर्ग द्वारा स्वेच्छा से दूसरे वर्ग को सत्ता सौंपने का एक मामला था। 1830 और 1870 के बीच की अवधि में अभिजात वर्ग ने, जिसका प्रभाव 18वीं शताब्दी के अंत में अभी भी काफी था, स्वेच्छा से, बिना किसी गंभीर संघर्ष के पूंजीपति वर्ग को सत्ता सौंप दी, जो राजशाही के भावनात्मक समर्थन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद सत्ता के इस हस्तांतरण से वित्तीय कुलीन तंत्र के शासन की स्थापना हुई। स्टालिन, लेकिन आप अदृश्य रूप से क्रांति के सवालों से सुधार के सवालों तक पहुंच गए हैं। ये वही बात नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि चार्टिस्ट आंदोलन ने 19वीं सदी में इंग्लैंड में सुधारों में एक महान भूमिका निभाई? वेल्स, चार्टिस्टों ने कुछ नहीं किया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। स्टालिन, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। चार्टिस्टों और उनके द्वारा आयोजित हड़ताल आंदोलन ने एक महान भूमिका निभाई। उन्होंने शासक वर्ग को मताधिकार के संबंध में, तथाकथित सड़े हुए नगरों को समाप्त करने के संबंध में और चार्टर के कुछ बिंदुओं के संबंध में कई रियायतें देने के लिए मजबूर किया। चार्टिस्म ने एक महत्वहीन ऐतिहासिक भूमिका निभाई और शासक वर्गों के एक वर्ग को बड़े झटके से बचने के लिए कुछ रियायतें, सुधार करने के लिए मजबूर किया। सामान्यतः ये कहा जाना चाहिए कि सभी शासक वर्गों में इंग्लैंड के शासक वर्ग, अभिजात वर्ग और पूंजीपति दोनों अपने वर्ग हितों के दृष्टिकोण से सबसे चतुर, सबसे लचीले साबित हुए। अपनी सत्ता बनाए रखने का एक उदाहरण के रूप में, उदाहरण के लिए आधुनिक इतिहास से 1926 में इंग्लैंड में हुई आम हड़ताल को लें।
किसी भी अन्य पूंजीपति वर्ग ने पहली बात ऐसी घटना के सामने की होती जब ट्रेड यूनियनों की सामान्य परिषद ने हड़ताल का आह्वान किया होता। ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए गया था। ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग ने ऐसा नहीं किया और अपने हितों की दृष्टि से चतुराई से काम लिया। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस में पूंजीपति वर्ग द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी लचीली रणनीति की कल्पना नहीं कर सकता। अपना शासन बनाए रखने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के शासक वर्गों ने कभी भी छोटी रियायतों, सुधारों से परहेज नहीं किया। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि ये सुधार क्रांतिकारी थे। वेल्स, मेरे देश के शासक वर्गों के बारे में आपकी राय मुझसे अधिक ऊंची है। लेकिन क्या छोटी क्रांति और बड़े सुधार में कोई बड़ा अंतर है? क्या सुधार एक छोटी क्रांति नहीं है? स्टालिन, नीचे से दबाव, जनता के दबाव के कारण पूंजीपति वर्ग कभी कभी मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर रहते हुए कुछ आंशिक सुधारों को स्वीकार कर सकता है। इस तरह से कार्य करते हुए ये गणना करता है कि उसके वर्ग शासन को बनाए रखने के लिए ये रियायतें आवश्यक हैं। यही सुधार का सार है। हालांकि क्रांति का अर्थ एक वर्ग से दूसरे वर्ग में सत्ता का हस्तांतरण है। इसीलिए किसी भी सुधार को क्रांति के रूप में वर्णित करना असंभव है। इसीलिए हम सुधारों के माध्यम से शासक वर्ग द्वारा रियायतें देकर एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में अगोचर परिवर्तन के रूप में होने वाले सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन पर भरोसा नहीं कर सकते। वेल्स, मैं इस बातचीत के लिए आपका बहुत आभारी हूं जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे चीजें समझाते समय शायद आपको याद आया होगा कि क्रांति से पहले आपको अवैध हलकों में समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों को कैसे समझाना था। वर्तमान समय में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी राय, जिनके एक एक शब्द को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आप और रूजवेल्ट। दूसरे लोग जितना चाहें उतना उपदेश दे सकते हैं, वे जो कहते हैं उसे कभी नहीं छापा जाएगा या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपके देश में जो कुछ किया गया है उसकी मैं अभी तक सराहना नहीं कर सकता। मैं कल ही आया हूं, लेकिन मैंने पहले ही स्वस्थ पुरुषों और महिलाओं के प्रसन्न चेहरे देखे हैं और मुझे पता है कि यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। 1920 के साथ विरोधाभास आश्चर्यजनक है। स्टालिन, यदि हम बोल्शेविक अधिक चतुर होते तो और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। वेल्स, नहीं, यदि मनुष्य अधिक चतुर होते। मानव मस्तिष्क के पुनर्निर्माण के लिए एक पंचवर्षीय योजना का आविष्कार करना एक अच्छी बात होगी जिसमें स्पष्ट रूप से एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक कई चीजों का अभाव है। हंसी। स्टालिन, क्या आपका इरादा सोवियत राइटर्स यूनियन कांग्रेस में बने रहने का नहीं है? वेल्स, दुर्भाग्य से मुझे कई कार्य पूरे करने हैं और मैं केवल एक सप्ताह के लिए यूएसएसआर में रह सकता हूं। मैं आपसे मिलने आया हूं और हमारी बातचीत से मैं बहुत संतुष्ट हूं। लेकिन मैं ऐसे सोवियत लेखकों के साथ चर्चा करने का इरादा रखता हूं क्योंकि मैं उनके पेन क्लब से संबद्ध होने की संभावना को पूरा कर सकता हूं। ये गल्सेवर्थी द्वारा स्थापित लेखकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उनकी मृत्यु के बाद मैं राष्ट्रपति बना। संगठन अभी भी कमजोर है, लेकिन इसकी कई देशों में शाखाएं हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सदस्यों के भाषण प्रेस में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाते हैं। ये राय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर जोर देता है, यहाँ तक कि विपक्षी राय की भी। मुझे आशा है कि मैं गोकी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ इतनी आज़ादी के लिए अभी भी तैयार हैं या नहीं। स्टालिन, हम बोल्शेविक इसे आत्मा आलोचना कहते हैं। यूएसएसआर में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। वेल्स, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। स्टालिन, यात्रा के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं।